बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेर सारी सलामती और ढेर सारी खैर व बरकत हो। बच्चों, अब है चैप्टर नंबर 5, क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 का पहला प्रैक्टिकल 5.1। 5.1 में जो एम है, जो हमें दिया जा रहा है कि इस चीज़ के बारे में आपने प्रैक्टिकल करना है, वो प्रैक्टिकल एम है कि डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड नैफ्थलीन। वो हमें या तो नैफ्थलीन दे देंगे या फिर हमें बाइफिनाइल देंगे। अब नैफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट पहले ही लिख लें आप लोग कि इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नैफ्थलीन स्टार्ट्स चेंजिंग from solid into liquid form at 80 degrees centigrade। तो पहले आप लिख लें कि नैफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट है क्या? हम सब जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो सॉलिड एक वक्त आता है, एक ख़ास टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। That temperature is called melting point. That temperature is called melting point. The melting point is the temperature at which the solid changes into liquid. At this temperature, solid and liquid states coexist. मतलब solid और liquid दोनों उसी एक substance की solid और liquid दोनों states coexist करती हैं। Melting point से हमें intermolecular forces का अंदाज़ा भी होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई आए तो इसका मतलब कि उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम आए तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी वीक हैं। अब याद रहे कि कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स लो हैं जबकि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बड़े हाई हैं। तो जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बड़ा फिक्स्ड और बड़ा शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। लो मेरे बच्चों, अब हमने देखना होगा कि हम प्रैक्टिकली किस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट को। तो सबसे पहले जनाब मटेरियल्स रिक्वायर्ड पर बात हो जाए तो जो पहला जो हमें एपरेटस चाहिए वो है ये वाला थर्मामीटर। इस थर्मामीटर से हम रूम टेम्परेचर्स भी मालूम कर सकते हैं, हम वाटर का टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं। तो इससे दिस थर्मामीटर इज कॉल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। इस थर्मामीटर का नाम क्या है? लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, क्योंकि ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है और इसका जो बल्ब है इस बल्ब में अल्कोहल है और अल्कोहल में हमने रेड कलर की डाई डाली हुई है ताकि जब ये अल्कोहल हीट पकड़े तो इट एक्सपैंड्स अपॉन हीटिंग। तो जब ये एक्सपैंड होगा तो ये अंदर वाली कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएगा। तो चूँकि हमने इसको रेड कलर दिया है तो ये जहाँ जाकर रुकेगा वो हमारा हम वो वाला टेम्परेचर फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर है। और अच्छा, इसकी ना रीडिंग लेनी हमें आनी चाहिए, और वो ये है कि यहाँ है 0 0, इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब 0 से अगर नीचे हम उतरें तो यहाँ एक तरफ लिखा होगा 1 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 0, और यहाँ लिखा हुआ है 0 एंड 0, और बीच में बाकायदा जो है वो 10 ग्रेड्स लगे हुए हैं जिस तरह आम स्केल पर लगे हुए होते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और -1 -2 -3 -4 -5। तो ये वाला लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो मैंने इस टाइम होल्ड किया हुआ है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं नीचे देखूं, अब बेटा अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो 0 से ऊपर भी 10 ग्रेजुएशंस के बाद आ रहा है 1 एंड 0, यानी इससे ऊपर जाकर तो यूं लगा हुआ होगा दैट इज़ 1 और इस तरफ 0।
इसका मतलब बेटा 10 है, इट इज़ नॉट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ 10। तो 10 से ऊपर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 20 का मतलब 20। तो इसकी रीडिंग नोट करनी आपको आनी चाहिए। ये बच्चे अक्सर औक़ात जिस तरह अभी यहाँ पर ये जो रूम टेम्परेचर जहाँ इस टाइम मैं हूँ उस पर ये शो कर रहा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये 30 होता तो बच्चे गलती से 3 डिग्री लिखाते हैं, जबकि वो 30 है। तो पहला जो हमें एपरेटस का जो पहली आइटम चाहिए वो मैंने आपको दिखा दी है। दिस इज़ लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर। नंबर 2 हमें ये 250 सेंटीमीटर क्यूब का हमें बीकर चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 250 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर। इसके अलावा हमें थ्रेड चाहिए। ये थ्रेड थर्मामीटर के ऊपर भी हम लगाएंगे। और इसके अलावा इस थर्मामीटर के ऊपर हमें कैपिलरी ट्यूब को मेरा बेटा जोड़ना होगा। दिस इज़ कैपिलरी ट्यूब। तो आम जो प्रैक्टिकल सेंटर्स हैं वो हमें थ्रेड मिलती हैं, तो वो थ्रेड से हमें इस कैपिलरी ट्यूब को इसके साथ लगाना होगा, अटैच करना होगा। इसके अलावा अगला जो है दिस इज़ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब बहुत ही बारीक सी ट्यूब होती है। आपको वैसे मैं साथ साथ जो है वो नेट से डाउनलोडेड पिक्चर्स भी दिखाता रहूँगा ताकि आप लोगों को ये पता लगता जाए। तो ये कैपिलरी ट्यूब हमने लेनी है। कैपिलरी ट्यूब के अलावा ट्राईपॉड स्टैंड। बेटा ट्राई का मतलब 3, पॉड का मतलब टांगे, तो 3 टांगों वाला स्टैंड। तो ये देख लें, दिस इज़ ट्राईपॉड स्टैंड। ये ऊपर बीकर या चीज़ रखने की जगह है और इसकी 3 टांगे। ठीक है, तो ट्राईपॉड स्टैंड हमें चाहिए। इसके अलावा जनाब हमें वायर गॉज चाहिए। सो दिस इज़ वायर गॉज। ये स्टील की गॉज है। इसको हम ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर यूँ रखते हैं ताकि जब अगर मैं बीकर ऊपर रखूं तो अगर मैं इसको हीट करूं तो वो हीट जो है वो सिर्फ यहाँ ना आए, बल्कि ये पूरी का पूरा वायर गॉज, चूँकि ये लोहे का बना हुआ है, किसी मेटल का बना हुआ है, तो ये पूरे का पूरा गर्म हो जाएगा और बीकर के पूरे बॉटम पर इक्वली जो है वो हीट पड़ेगी। ठीक है, तो वी विल कीप वायर गॉज at the tripod stand and then I will put what? Beaker upon it. तो वायर गॉज है जी। इसके अलावा मुझे स्टिरर चाहिए। ये रहा स्टिरर। ठीक है, ताकि मैं वाटर को बीकर में स्टिरिंग कर सकूं उसकी। इसके अलावा जनाब हमारे पास आयरन स्टैंड होना चाहिए। सो दिस इज़ आयरन स्टैंड। तो ये आयरन स्टैंड है जिसके ऊपर क्लम्प भी लगा हुआ होता है। ये बेस इसकी होगी, इसके ऊपर हम थर्मामीटर को वो लटकाएंगे। और जैसा कि आप अपनी बुक में डायग्राम में भी देख सकते हैं, अभी करके भी आपको दिखाएंगे ये वाला प्रैक्टिकल। ठीक है, तो दिस इज़ आयरन स्टैंड डन। और आयरन स्टैंड विद क्लैम्प, क्लियर है जी। एंड वाटर हमें चाहिए एंड गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें हमारे पास जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज़ नैफ्थलीन। दैट इज़ व्हाट? नैफ्थलीन। सो इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बड़े लो होते हैं। अच्छा, अब आपको बोर्ड में जो प्रैक्टिकल की आंसर शीट मिलेगी बेटा, उस आंसर शीट में जब भी आप ये वाला प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करेंगे, नंबर 1 आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखने। मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखने के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपने इसकी डायग्राम बनानी है जो कि बड़ी लेबल्ड डायग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है वो डायग्राम बनानी सिखा देता हूँ। डायग्राम कोई लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायग्राम आपने बस सिंपली स्केल से बनानी, ये याद रखें। स्केल के बगैर आपने डायग्राम नहीं बनानी है। आप अपने विंगे चिब्बे डुडे हाथों से डायग्राम्स बना देते हैं, जिसकी वजह से सारा इम्प्रेशन जो है वो डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले आपने बेस पर जो है वो, अच्छा बड़ी सिंपल सी डायग्राम बनानी, किसी लंबे चौड़े उसमें नहीं पड़ना। लें जी, आपने ये आयरन स्टैंड की बेस बना देनी है। लें जी, आयरन स्टैंड की बेस बन गई। उसके बाद आपने आयरन स्टैंड की रॉड जो है वो बना देनी है। ठीक है,
ये देखें, बहुत सिंपल सी डायग्राम आप लोगों ने बनानी है और स्केल के बगैर आपने नहीं चलना, रिमेंबर दैट। अब ये आयरन स्टैंड है तो आप इसको लेबल कर सकते हैं कि जी दिस इज आयरन स्टैंड। अच्छा, लेबल करते वक्त आपने यूं आपने जो है वो एक लाइन बनाई। अच्छा, बच्चे अजीबोगरीब एरोज लगाते हैं, तो वो एरो के लिए आपने इसके पॉइंट पर पेन रखकर यूं कर दिया और यूं कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के एरो बनाए, वो बच्चे अजीबोगरीब यूं यूं करके एरोज बना देते हैं, तो वो बड़ा इंप्रेशन जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरह के एरोज नहीं बनाने। ले जनाब, आयरन स्टैंड हो गया। उसके बाद हम ट्राइपॉड स्टैंड बनाने लगे। अच्छा जी, ट्राइपॉड स्टैंड के लिए आपने जो है वो एक सिंपल लाइन यूं और उसके बाद स्केल यूं रखकर तो एक लाइन यूं लगा दें और स्केल यूं रखकर एक लाइन यूं लगा दें। ये बन चुका है जी आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। सो दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। तो जनाब दिस इज, ये देखें, ये एरो लगाकर आपने लिख दिया कि दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड एंड दिस इज आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप लोगों ने लगानी है वायर गॉज। वायर गॉज को किस तरह आपने स्केच करना है, छोटे छोटे क्रॉस बनाते जाएं। ये देखें, ये छोटे छोटे आपने क्रॉस बना दिए। अब नाउ दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, वायर गॉज। तो जनाब इसको भी आप लेबल कर दें कि दिस इज वायर गॉज। अच्छा, फिर आपने डायग्राम मार्कर से बनानी है, ठीक है, मार्कर से, जिसमें आपने रिमूवर वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करना। तो इससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन डायग्राम आप नहीं बना सकते इफ़ यू स्केच इट विद स्केल, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने बीकर बनाना है। तो बीकर के लिए आपने ये बीकर की बेस बना ली और उसके बाद बीकर की आपने ग्लास की वॉल्स बना ली, ठीक है, इस तरह। और ये बन गया है बीकर। तो बीकर को आपने लेबल कर लिया कि दिस इज बीकर, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर इसका क्लैंप बनाना है। ये क्लैंप बन गया जी। और क्लैंप के साथ आपने हैंग करना है थर्मामीटर। तो ये आपने इसको थर्मामीटर को हैंग कर लिया। नाउ दिस इज थर्मामीटर, ठीक है। और इसको यूं बता देना कि आपने इसको थ्रेड से इसको हैंग किया हुआ है। ये वाटर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में, बीकर के अंदर आपने वाटर डाल देना है, ठीक है। सो दिस इज thermometer and this is water, ठीक है। और इसके साथ आपने लगानी है वो कैपिलरी ट्यूब। तो ये कैपिलरी ट्यूब आपने लगा दी। अब डायग्राम में भी ये याद रखिएगा कि थर्मामीटर का बल्ब और कैपिलरी ट्यूब का जो बॉटम है, इन दोनों के बॉटम सेम यानी इक्वल जगह पर एंड हो रहे हो। ये ना हो कि थर्मामीटर या नीचे हो या कैपिलरी ट्यूब ऊपर हो, तो यूं नहीं करना।
और इस कैपिलरी ट्यूब में आपने जो है वो सॉलिड शो कर देना है कि इसके अंदर हमने नैफ्थलीन डाली हुई है, नैफ्थलीन डाली हुई है। डन। तो हमने नैफ्थलीन इसके अंदर डाली हुई है। ले जनाब, इतने पर ये अच्छा, अब कैपिलरी ट्यूब की लेबलिंग नहीं हुई हुई, तो कैपिलरी ट्यूब को भी हम लेबल कर लेते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब यूं रखकर तो आप इस तरफ इसको लेबल कर लें। डन। अब यूं कभी हो जाता है कि जब आप यूं करें तो ये देखें, अब इसके ज़्यादा तो ठीक है, जिस तरह हमने उसको यूं नीचे किया, हम इसको इस तरह करके भी लेबल कर सकते हैं कि ये आपके पास कैपिलरी ट्यूब आ गई। तो दिस इज कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, अब नीचे बर्नर बनाने की बारी है। अब ये देखें, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम है। इस डायग्राम पर वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एग्जामिनर नंबर काट ले। तो सबसे बड़ी जो गलतियाँ आप लोग प्रैक्टिकल पेपर्स में करते हो, आप लोग रफ डायग्राम्स बना देते हो, जबकि अगर आप डायग्राम अच्छी बना दें तो पता है इसमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड भी कवर हो गए और एक किस्म का आपको प्रोसीजर भी अभी पता लग गया। मैं इसी डायग्राम से आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। तो जनाब, नीचे सोर्स ऑफ हीट है। कुछ स्कूल्स में आपको स्पिरिट लैंप्स मिलेंगे इस तरह के, ये इग्नाइट हो सकते हैं, इस तरह स्पिरिट लैंप मिलेंगे। और कुछ स्कूल्स की जो लैब्स हैं उसके अंदर आपको बंसन बर्नर्स मिलेंगे, गैस निकल रही होगी, उसको आप इग्नाइट करोगे। खैर जनाब, बर्नर बनाने का तरीका ये है कि किसी लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ना। इसकी डबल लाइन एक बनाएं और उसके बाद नीचे डब्बे बना दें, एक डब्बा छोटा और ये एक बड़ा डब्बा, और ये लो जी, ये आपका बंसन बर्नर जो है वो तैयार है। अच्छा, अब बर्नर के ऊपर से आपने आग का फ्लेम भी दिखाना है, तो यूं करके तो आपने ये करके जनाब, फ्लेम थोड़ा टेढ़ा बन गया, शायद हवा चल रही, खैर, तो यूं करके आपने फ्लेम जो है वो शो कर देना। लें जी, डन। तो दिस इज सोर्स ऑफ हीट। तो इसकी ज़रा अच्छा कोशिश करें कि जो लेबलिंग है वो ज़रा दोनों तरफ इक्वल आए, कि अगर मैंने यहाँ पर 3 ले लिया और इधर ज़्यादा हो गया तो रश डिवाइड कर दें। अगर 10 लेबलिंग्स हैं तो 5 इधर 5 इधर रखें, तो वो जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। सो दिस इज सोर्स ऑफ हीट। तो आई एम राइटिंग इट इज़ बंसन बर्नर। ले जी, इसके साथ ही हमारी मेल्टिंग पॉइंट की जो डायग्राम है वो हमारी इस एक्सपेरिमेंटल एम की डायग्राम मुकम्मल है। आपको प्रोसीजर भी आ चुका हुआ। अगर आप डायग्राम पहले बना लें तो डायग्राम से ही आप अब प्रोसीजर लिख सकते हैं। पूछो कैसे? प्रोसीजर में अब मैं तो उर्दू में बोलूँगा ताकि आपको समझ आ जाए, तो फिर एक दफ़ा मैं आपको बुक की रीडिंग भी कर दूँगा। तो ये प्रोसीजर में आपने नंबर 1 आयरन स्टैंड लेना है। आयरन स्टैंड के बेस पर आपने ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है। सो दिस इज आयरन स्टैंड, दिस इज आयरन स्टैंड, ठीक है। तो ये आयरन स्टैंड है, इसके ऊपर आपने रखना है ट्राइपॉड स्टैंड। तो ये देखें, ये मैंने ट्राइपॉड स्टैंड रख दिया है। उससे ऊपर मैंने रखा है वायर गॉज, और वायर गॉज के ऊपर मैंने रखा है बीकर। तो क्यों भाई, आसान है कि नहीं प्रोसीजर? ठीक है। सो दिस इज आयरन स्टैंड, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज वायर गॉज, दिस इज बीकर। और उसके ऊपर जनाब बीकर में अब मैं पानी डालूंगा और ये क्लम्प के साथ मुझे लटकाना है लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर। तो लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर को मैं यूं, ये देखें इसके ऊपर जो थ्रेड बंधा हुआ है, ये थ्रेड को मैंने यूं कर दिया है। तो ये देखें, ये थर्मामीटर इस तरह हैंग करेगा। और अगर मैं ये बीकर के अंदर ले जाऊं तो ये लें जी, ये देखें। अब डायग्राम और ये प्रोसीजर में
अब आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम सारा मैंने, हाँ अभी मैंने कैपिलरी ट्यूब नहीं इसके साथ लगाई। कैपिलरी ट्यूब का क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब को किस तरह हम कैपिलरी ट्यूब में सॉलिड भरेंगे, तो वो अभी बाकी है। उसके बाद हम इसके साथ कैपिलरी ट्यूब को अटैच कैसे करेंगे। तो जनाब ये यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कैपिलरी ट्यूब के साथ क्या करना है। ठीक है जी। तो कैपिलरी ट्यूब जो है वो है ये रही जी, ये कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब है और ये आम ट्यूब की तरह इसके दोनों एंड्स अभी तक खुले हैं। तो नंबर 1 आपको इसका कोई एक एंड बंद करना है। वो इस तरह आप बंद कर सकते हैं कि आप कैपिलरी ट्यूब को फ्लेम के अंदर रखें, इस तरह फ्लेम के अंदर रखें बेटा। कोई 3 to 4 मिनट्स तक ये वाला सिरा बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा, यानी कि ये रेड लाइट जब देखें आपके ये रेड हॉट हो गया है, तो फिर इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें, वो खुद ब खुद बेटा बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्लेम के ऊपर कैपिलरी ट्यूब को यूं रखें और ना इसको रोटेट करते रहें। एक वक्त आएगा कि हल्की से ये नरम पड़ेगा बेटा, ग्लास मेल्ट नहीं होता, नरम पड़ेगा। तो जब वो नरम पड़ रहा हो तो आपने इधर से लेफ़्ट और इधर से राइट की तरफ इसको खींचना है। तो इस तरह कैपिलरी ट्यूब दोनों दरमियान से जहाँ से नरम हुई होगी बेटा, वहाँ से ये जेट की शक्ल में, यानी कि बिल्कुल पॉइंटेड एंड्स की शक्ल में ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और उसके बाद उस पॉइंटेड एंड को आप जो है वो कर लें, अपना पॉइंटेड एंड को हीट के अंदर रखें तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं एनिमेशन में ये चला भी दूंगा कि किस तरह आप इसको जेट के ज़रिए, जेट बनाकर आप किस तरह इसको बंद कर सकते हैं। शायद अब अच्छा आपको ये नज़र भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने साथ इसको चलाया हुआ है। ठीक है। तो आप जेट बनाकर भी इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जो खुला हुआ सिरा है, जो खुला हुआ एंड है, उसको आपने सॉलिड के अंदर यूं करना है और जिस तरह हम किसी चीज़ में कोई पिसा हुआ नेफ्थलीन आपने इसके अंदर यूं करके बेटा वो अड़ जाएगा इधर, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब बहुत ही बारीक डायमीटर वाली ट्यूब है। ठीक है। तो यूं आ जाए तो फिर इसको यूं करके टैप करके उसको नेफ्थलीन को नीचे तक लाना है। ठीक है। तो वो जब आप नेफ्थलीन को नीचे तक, बॉटम तक लेकर आओगे तो नेफ्थलीन को 1/3 कैपिलरी ट्यूब का भरना है, यानी कि ये कैपिलरी ट्यूब है तो जितनी भी आपके पास लेंथ है उस लेंथ को डिवाइडेड बाय 3 करें, उसका 1/3 आपने भर लेना है। तो उसकी भी डायग्राम जो है वो आपको शो कर देते हैं। लें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है ये थर्मामीटर है, नाउ ये भी डायग्राम आप बनाएंगे पेपर में। इफ़ दिस इज़ थर्मामीटर, ये इसका बल्ब है, तो उसके साथ दिस इज़ कैपिलरी ट्यूब, दिस इज़ कैपिलरी ट्यूब, और नीचे से इसको बंद कर दें तो दिस इज़ क्लोज्ड एंड, दिस इज़ ओपन एंड, और अंदर आपने 1/3 क्या भर दिया है, नेफ्थलीन सॉलिड। और नेफ्थलीन सॉलिड भरकर आपने रबर बैंड के ज़रिए ये भरी हुई नेफ्थलीन की ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, और यूं रखकर इस दोनों के बॉटम बिल्कुल एक साथ हों तो ये रबर बैंड लेकर आपने इसको टाई अप कर देना है इस तरह। ये देखें इस तरह। अच्छा, बोर्ड के प्रैक्टिकल सेंटर्स में अमूमन वो आपको थ्रेड दे देते हैं, यानी कि एक नॉर्मल जो धागा होता है, तो घबराना नहीं है। लेकिन वहाँ पर बच्चे गलती कर रहे होते हैं कि वो धागे को बांध कर गिरा लगा रहे होते हैं। बेटा यू डोंट हैव टू टाई अप अ नॉट, सिंपल धागे को पकड़ें, उसको थोड़ा सा गीला कर लें और गीला करके यहाँ रख कर 1 2 3 4 5 6 7 बेटा 40 तक उसको आपने एनसर्कल करना है।
और 40 के बाद उसको धागे को तोड़कर ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दें, वो खुलेगी नहीं। ठीक है जी, तो ये फिर रेडी है इस तरह। ठीक है, और आपने रबर बैंड से इसको लगा दिया यूं। अब आप इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको हैंग कर देंगे। हैंग करने के बाद बेटा अब आपने इसको हीट करना शुरू कर देना है। जैसे कि प्रैक्टिकल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि नैफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट आएगा कोई 80 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फिर भी बेटा जब जब सॉलिड इम्प्योर होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो बेटा 76 से लेकर 80 के दरमियान आपकी रीडिंग आएगी। 76 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आपकी रीडिंग आएगी। लेकिन अक्सर औक़ात अमूमन एग्जामिनर्स कहते हैं कि आप अपनी ओरिजिनल रीडिंग लिख कर तो चले जाएं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस का वो आपको शायद ना मौका दें। तो ऐसा है कि आपने लिखना बिल्कुल ठीक है, और नंबर 1 मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखने हैं, नंबर 2 आपने डायग्राम बनानी है लेबल्ड, नंबर 3 आपने सारे प्रोसीजर लिखना है। और प्रोसीजर के बाद बेटा हाँ, अगर डायग्राम के नीचे आप पहले ही ऑब्जर्वेशंस लिख दें तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशंस अच्छा अब ये है कि मेल्ट होगा तो क्या होगा, तो ये देख लें कि जिस तरह आइस बर्फ़ का कलर वाइट होता है, लेकिन जब वो मेल्ट हो जाती तो कलर लेस हो जाती। बेटा इसी तरह नैफ्थलीन का कलर वाइट है, तो जब मेल्ट होगी तो वो कलर लेस हो जाएगी, पानी की तरह दिखेगी। ठीक है, पानी की तरह दिखेगी। तो जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू हो, यानी कि अंदर हाफ लिक्विड, ये देखो ये मैं इस तरह कर रहा हूँ कि हाफ लिक्विड और हाफ सॉलिड हो, उस वक़्त आपने रीडिंग ले लेनी है। दैट विल बी योर T1। उसके बाद मेरा बेटा आपने T1 जब आपके पास आ जाए, T1 आपके पास आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास 78 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो फिर बेटा आपने ना यूँ पकड़ना है बीकर निकाल कर गर्म पानी फेंक देना है, नया पानी दोबारा ले लेना। तब तक अंदर दोबारा सारी की सारी नैफ्थलीन सॉलिडिफाई होगी क्योंकि आपने उसको पानी में से निकाल लिया। अच्छा, बच्चे सवाल पूछते हैं जी सर ये बीकर में पानी क्यों रखा है, हम इसको डायरेक्ट हीटिंग क्यों नहीं कर सकते। तो बेटा पानी एक वाहिद ऐसा मीडियम है जो बड़ा आराम से हीटअप होता है और आराम से ठंडा होता है। तो वी कैन ईज़िली सी दी टेम्परेचर राइजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़े आराम से ऊपर टेम्परेचर राइज होगा और हमें रीडिंग बड़ी क्लियर आएगी। वरना अगर मैं नैफ्थलीन को डायरेक्ट फ्लेम पर रख दूंगा तो वो बहुत तेज़ी से टेम्परेचर जो है वो 300-400 तक पहुंच जाएगा और हो सकता है कैपिलरी ट्यूब भी सारी पिघल जाए वहाँ पर। तो मेरा बच्चा पानी, नया पानी लेकर नए पानी से दोबारा आपने नोट करना है। तो दोबारा जो रीडिंग आएगी दैट विल बी T2। तो T2 फॉर एग्जांपल हमारी 79 डिग्रीज आई है। तो उसके बाद आपने इन दोनों रीडिंग्स का एवरेज ले लेनी है, और वो एवरेज क्या होगी, द एवरेज विल बी 78 प्लस 79 डिवाइडेड बाय 79 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 2। तो जो आंसर आएगा बेटा वो आपने बता देना है कि जी ये हमारा आंसर था, जबकि जो ओरिजिनल इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको मिसाल दी, लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि बेटा आपने रीडिंग लिखनी है तो फिर आपने यहाँ भी 80, इधर भी 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना प्रैक्टिकल एंड कर देना है। अब मैं बुक की रीडिंग करने लगा हूँ। तो जनाब, नंबर 1, क्लोज वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बाय हीटिंग इट ऑन फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। नंबर 2, क्रश दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नैफ्थलीन को आप उसको पाउडर बना लो, मेक इट्स पाउडर। नंबर 3, फिल 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर नैफ्थलीन भर लें। अटैच द कैपिलरी ट्यूब विद द थर्मामीटर विद द हेल्प ऑफ द पीस ऑफ थ्रेड या रबर बैंड, then keeping in view that the base of the capillary tube and the bulb of the thermometer must be at the same level. Hang the thermometer with the clamp of the iron, जिस तरह मैंने आपको बताया था, hang the thermometer with the clamp of the iron stand using thread, ये वाला thread as shown in the figure. Take 250 centimeter cube beaker, add approximately 100 centimeter cube of water in it. Place this beaker over the tripod stand, और tripod stand के ऊपर क्या पड़ी हो, वायर गॉज पड़ी हो। तो जनाब
ये ट्राईपॉड स्टैंड है, ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज है और वायर गॉज के ऊपर आपने जो है वो बीकर रख लेना है, ठीक है जी। ओवर द ट्राईपॉड स्टैंड विद द वायर गॉज इन बिटवीन देम, नाउ डिप द थर्मामीटर along with the capillary tube, ये रहा थर्मामीटर along with the capillary tube, ठीक है जी, into the beaker containing water as shown in the diagram, and the upper end of the capillary tube must remain, yes, अंदर पानी नहीं जाने देना, must remain 1 to 2 centimeter above the water level, bulb of the thermometer पानी के अंदर हो, साइडों पर या पेंदे पर टच ना करे, ठीक है जी। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर मस्ट बी कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर, हीट विद कॉन्टिन्यूस स्टिरिंग, यस। तो जनाब आपने वाटर को मुसलसल स्टेयर करते रहना है, क्योंकि वाटर की आदत है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, अपर लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में हीट जाने नहीं देगा। तो आपने नीचे से गर्म पानी ऊपर और ठंडा पानी नीचे भेजना है जनाब। completely immersed into the water, heat with continuous stirring, note down the temperature at which the solid starts melting, repeat the experiment and note the melting point again, that is T1 पहला experiment, T2 again वाला, calculate the average temperature and compare it with the standard melting point of the organic compound। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगला प्रैक्टिकल इंशाल्लाह होगा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अच्छा हाँ, इसका 5.2 में बायफिनाइल है, बायफिनाइल भी एक सॉलिड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसका लिख लें, उसका 69 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 69 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, और दोनों का प्रोसीजर जो है वो सेम है। थैंक यू सो मच।